A very warm welcome indeed to all the future company secretaries. Here I am with my another video for the chapter Share Capital. This video will cover a practical approach for all the questions of share capital and debenture. भाइयों देखो, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, मैं थ्योरी के 2 लेक्चर्स में पूरे के पूरे थ्योरी इस चैप्टर के कवर कर चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है प्रैक्टिकल को कवर करने का। जो टारगेट था हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की बात की है और हम लोग कवर करेंगे। आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग बेसिकली सारे शेयर कैपिटल्स के चैप्टर्स, शेयर कैपिटल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर जो एडिशनल है, बायबैक हो गया या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया या फिर आपका अंडर राइटिंग के क्वेश्चंस हो गए, वो सेकंड वीडियो में लेक्चर में कवर किया जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल के जितने भी लेक्चर क्वेश्चंस होंगे उन्हें एज सुन एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे विथ फुल डेप्थ एनालिसिस की हर एक पॉइंट का रीज़न क्या है और हर पॉइंट के साथ किस रीज़न से ये जर्नल एंट्री पास हुआ है। बेसिकली इस चैप्टर्स में ना जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो जर्नल एंट्री के बेसिस पर आने वाले हैं, ठीक है। तो वो जो जर्नल एंट्री होगा, मेरे हिसाब से हमेशा जर्नल एंट्रीज जो होती है ना, वो एक स्टोरी होती है, ठीक है। ये कुछ नहीं, एक स्टोरी टेलिंग का काम करता है कि पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इस तरीके से। तो आप अगर ये स्टोरी समझ गए ना, स्टोरी लाइन अगर अच्छे से समझ गए ना, तो इस स्टोरी लाइन के बेसिस पे बहुत ही अच्छे से जर्नल एंट्री को ड्राफ्ट किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिंग किया जा सकता है। जर्नल एंट्रीज के जो कुछ बेसिक रूल्स है वो आप लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूँ पता होगा, और इसी रीज़न से मैं आगे बढ़ते हुए आपको रीजनिंग देते हुए बताते जाऊँगा कि जर्नल एंट्रीज क्यों पास हुई है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी। मैं यहाँ पे बुक का ही यूज़ करते हुए आप लोगों को लॉजिक बताते हुए कवर करता जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी टाइप करके एक एक नोट्स बनाता गया तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम्स बहुत ही पास है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिले एज सुन एज पॉसिबल। जितना भी जल्दी मैं टॉपिक कवर कर पाऊँ और जितना डेप्थ में कवर कर पाऊँ, मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया कि इस लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी विद द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। ये यहाँ पर बता रहा है, इस अकाउंटिंग एंट्री में बताया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। जो भी शेयर्स इशू होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से चलता है। केस में बता देता हूँ। सबसे पहले ना आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, फिर आपको अलॉटमेंट किया जाता है। यहाँ पर अगर आपका अलॉटमेंट हो गया, दिस मीन्स कि अब आप शेयर होल्डर बन चुके हो कंपनी के, ठीक है। अब आपको अगर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का होगा तो उस हिसाब से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पेमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये जनरल रूल होता है। बट कभी का अभी के टाइम में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट ही पूरा का पूरा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक ही बार में मंगा करके ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अब एंट्रीज जो है वो आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव किस में होगा, यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो दो चीज़। सबसे पहले दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का हमेशा कोशिश कीजिए। हर एक डेबिट के लिए हर एक क्रेडिट होगा ही होगा। तो यहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, डेट इज़ बैंक इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अकाउंट में आप कैश के साथ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए बैंक आया, ठीक है। दूसरा, ये जो अमाउंट आएगा वो कहाँ आना चाहिए, ये कौन से अकाउंट में आ रहा होगा, ये कोई एक शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम पे आ रहा होगा। शेयर का जो अकाउंट होगा वो शेयर कैपिटल के नाम पे आ रहा होगा। बट अभी क्या वो करेंटली मेरा शेयर होल्डर बन गया है कि जो मैं उसे शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दूं? नहीं। इसी रीज़न से मैं अभी उसका पैसा को शेयर एप्लीकेशन के नाम से लिखूंगा। जैसे ही वो अलॉटमेंट हो जाएगा तब मैं उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करूंगा। इसी रीज़न से जो पहला एंट्री पास हुआ है यहाँ पर, वो पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। एक मिनट में इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी जाए। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
क्रेडिट हुआ। दिस मीन्स कि बैंक में पैसा आ रहा है और शेयर कैपिटल दैट इज़ एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी होता है, जो कि शेयर कैपिटल हमारा पैसा आया है तो शेयर होल्डर के थ्रू आया है, जो कि मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, कंपनी के हिसाब से ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसी रीज़न से इसे क्रेडिट किया गया है। अब ये जो शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल एक्चुअली में शेयर कैपिटल के अकाउंट में नहीं रहेगा, ये हो रहा है शेयर कैपिटल के लिए क्रेडिट। ठीक है, ये शेयर एप्लीकेशन जो था वो शेयर कैपिटल में जाने वाला है। अब देखिए, ये शेयर कैपिटल को राइट ऑफ करने के लिए सिंपल से इस शेयर कैपिटल को पहले डेबिट किया गया ताकि वो ख़त्म हो जाए, और जो दूसरा अकाउंट था वो शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया। शेयर कैपिटल क्यों आया? क्योंकि अब यहाँ पर पता चल गया कि ये पैसा जो था शेयर होल्डर्स ने भेजा है एप्लीकेशन के नाम पे, इसी रीज़न से यहाँ पर इसे फिर क्रेडिट किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को मैं मार्क करके रख रहा हूँ, आपको लास्ट में बताऊँगा। ये इसी जर्नल एंट्रीज़ के पार्ट के बाद मैं लास्ट में ये वाला आपको समझा दूंगा ताकि वो आपको इजी गोइंग जाए थोड़ा। ठीक है, उसके बाद अब मान लो कि आपको पैसा भी रिसीव हो गया, शेयर एप्लीकेशन की बारी हो गई, अब शेयर अलॉटमेंट होगा। अब शेयर अलॉटमेंट में देखा जाए तो शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, उसी तरीके से रिस्पेक्टिव अकाउंट, एक शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, एक नेम, सिर्फ इसी नेम से बना दिया गया। जैसे शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा था तो वो शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट में गया, वैसे ही शेयर अलॉटमेंट का पैसा जा रहा होगा तो वो शेयर अलॉटमेंट के नाम पे जाएगा। ठीक है, बट जो एट लास्ट होगा वो शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट में, शेयर कैपिटल के अकाउंट में आएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी एप्लीकेशन का मनी आएगा तो वो मनी आने के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट करते हुए हमें रिस्पेक्टिव शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करना होगा, और फिर उस शेयर एप्लीकेशन को रिवर्स करते हुए, शेयर एप्लीकेशन को रिवर्स करते हुए और शेयर कैपिटल को डेबिट करना होगा। बट जैसे ही ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगा, दिस मीन्स कि ये दोनों जो एंट्री था, ये दोनों जो एंट्री जैसे ही पास हो गया, इस दोनों के एंट्री के पास होने के बाद अब हमें सबसे पहले हमेशा शेयर कैपिटल में पैसा डालना है, क्योंकि यहाँ तक हमें पता नहीं था कि किसका पैसा आ रहा है, किसका पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। बट यहाँ जैसे ही एप्लीकेशन का मनी को शेयर कैपिटल में डाला गया, मतलब समझ में आ गया कि ये फंडिंग कैपिटल के लिए आ रही है, तो अब इस फंडिंग को हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल के नाम से ही, और किसी नाम से यूज़ करने का कोशिश करना भी नहीं है। इसीलिए अब हम लोग पहले अमाउंट को ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा को ड्यू कर रहे हैं, इसे ड्यू करना बोला जाता है इन एंट्रीज़ को। अलॉटमेंट के पैसा को ड्यू किया और उसे कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो बैंक अकाउंट में इसका पैसा आएगा, ये जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा था वो शेयर अलॉटमेंट का पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, और जो शेयर अलॉटमेंट था वो क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट होने का मीनिंग क्या है, ये कहीं ना कहीं अकाउंट को राइट ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, ये जो अकाउंट क्रिएट होता है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एक हाइपोथेटिकल अकाउंट क्रिएट किया जाता है ताकि ये अकाउंट का जो पैसा हो उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकें इन फ्यूचर। ठीक है, आगे की अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ आपको, तो ये फर्स्ट कॉल का बात कर रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आने के बाद अब आएगा फर्स्ट कॉल का पैसा। सेम एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले ड्यू का एंट्री पास होगा और फिर बैंक अकाउंट से पैसा आने का एंट्री पास होगा। ड्यू के लिए क्या बताया था मैंने, सेम अकाउंट को आप डेबिट करो और उसके साथ रिस्पेक्टिव को क्रेडिट करो कैपिटल अकाउंट के साथ। अब ये जो आपका ड्यू हुआ था, ये फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो क्रेडिट करके ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल अकाउंट आ गया, और बैंक अकाउंट के साथ पैसा तो आएगा ही, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकंड कॉल का पैसा आएगा। सेकंड कॉल के लिए भी सबसे पहले हम लोग ड्यू का एंट्री पास किए, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके साथ ही अब सेकंड कॉल का पैसा आना होगा, तो सेकंड कॉल के लिए सेकंड कॉल का बैंक अकाउंट डेबिट और सेकंड कॉल को क्रेडिट करके ख़त्म किया गया। फाइनल कॉल अगर आपके कंपनी में हो तो उसी तरीके से फिर से हम लोग ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे, पेमेंट मतलब रिसीव करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर फॉर द अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सारे के सारे जर्नल एंट्रीज इसी बेसिक थ्योरी पे घूमने वाले हैं, और इससे अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपके लिए आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपको लगता है तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाएं, पीछे जाकर वापस से सुने और फिर उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़ने की कोशिश करें।
अब मैं आपको यहाँ से सारे के सारे बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को कवर करूँगा शेयर कैपिटल के चैप्टर से, ठीक है। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेबल एट 30, 40, 20 दैट इज़ ऑन बैलेंस कॉल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो वर्किंग हो रहा है वो हो रहा है, इशू कितना हो रहा है कुछ इस तरीके से, नोट्स कुछ इस तरीके से बनाइए कि आपको फिर आइडिया लग जाए क्वेश्चन देख करके ही, इसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। नोट्स इस तरीके से बनाइए, इशू कितना का हो रहा है, 12,000 शेयर्स का, ठीक है, 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। कितना का है, ऑफ 100 ईच, दिस मीन्स टोटल इशू कितना का होने वाला है, 1,20,000 का। अब यहाँ पर जो 100 रुपया है, ये 100 रुपये का बाइफर्गेशन किस तरीके से है वो देखिए। सबसे पहले एप्लीकेशन अमाउंट, फिर अलॉटमेंट का अमाउंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल में पेमेंट हो गया ना, फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द सेकंड कॉल, बैलेंस ऑन द सेकंड कॉल मतलब सेकंड कॉल तक बात आई है, ठीक है। फर्स्ट कॉल में आपको कितना मिल रहा है, फर्स्ट कॉल में 30 मिल रहा है, सेकंड कॉल में कितना, अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है, फर्स्ट कॉल में कितना आया आपके पास, 20 आया। दिस मीन्स कि 4, 4 और 3, 7, 7, 8, 9, दिस मीन्स यहाँ पर आपका 10 रुपीज़ ड्यू बच रहा है, ठीक है। तो वो सेकंड कॉल का पेमेंट हो गया। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि 100 का टोटल अमाउंट था, इसलिए टोटल में से इसको रेसिडुअल वैल्यू को मैंने निकाल लिया। दिस मीन्स कि इस तरीके से पैसा आने वाला है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस तरीके से पैसा आया है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला एंट्री जो होगा वो आप में, उसमें आपको सबसे पहले पेमेंट रिसीव करना है और उसके बाद उसका ड्यू को फॉरगो करना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से पैसा आया, बैंक अकाउंट से पैसा आया, शेयर कैपिटल, ये अमाउंट को अभी ध्यान मत दो आप, ये अमाउंट को अभी समझो कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, पहले आप एंट्री समझो, एंट्री क्या सही सही पास हो रहा है। बैंक अकाउंट से पैसा आया, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया, शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके यहाँ से राइट ऑफ किया गया और साथ ही साथ शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र किया गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ मैंने भी मिस कर दिया देखने को, एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 13,000 शेयर्स के लिए इशू हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि रिसीव कितना हुआ है, 13,000, पैसा भी 13,000 के लिए ही आया होगा। अब उसके बाद का प्रोसीजर देखिए, डायरेक्टर हैज़ डिसाइडेड टू रिजेक्ट द 1,000 एप्लीकेशन, जो एक्सेसिव 1,000 आया है उस 1,000 को डायरेक्टर ने रिजेक्ट करने का ऑप्शन बना लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एंड ऑल द सम ड्यू ऑन द कॉल एक्सेप्ट 400 शेयर्स, मतलब कि सारे पैसे जो थे वो रिसीव हो चुके थे, सारे पैसे जो है रिसीव हो चुके थे हर शेयर के लिए, बट जो आपका 100 शेयर था उन 100 शेयर्स में आपको सम ड्यू ऑन कॉल रिसीव एक्सेप्ट 100 on 100 shares. Allotment money was duly received on all shares and all the sum due on all the calls were received except 100 shares. This means कि आपका 100 shares का पैसा जो था वो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 100 शेयर्स का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है, दिस मीन्स कि आपको उसका पैसा हटा करके उसके बाद आपको रिसीव करना है, जो भी आपका अमाउंट होगा वो उसके बाद ही रिसीव होगा। तो यहाँ पर ये पैसा आया, ये पैसा आया, यहाँ से पैसा आना नहीं शुरू हो गया, ठीक है। अब आप इसको एंट्री को पास करके देखते हैं। बैंक अकाउंट से पैसा आया, कितने का पैसा आएगा, 13,000 का, कितना करके आएगा, 30 रुपया करके, ठीक है। 3 3 9, 3 1 3 और 4 0, ठीक है। ये एंट्री सही है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग में 3,90,000 का क्रेडिट किया गया, ठीक। उसके बाद फिर सेम पैसा को उठा करके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाला गया, बट यहाँ पर जो अमाउंट का था वो डिफरेंस था। ये अमाउंट का डिफरेंस क्यों आया गाइस, ये अमाउंट का डिफरेंस इसलिए आया, कंपनी ने इशू किया था 13,000 शेयर्स, कंपनी ने इशू किया था 12,000 शेयर्स और कंपनी को रिसीव हुआ है 13,000। तो
इन जो एक्सेसिव 100 है उसका कंपनी ने क्या किया, रिजेक्शन किया। यहाँ पर तो पूरी 13,000 के हिसाब से आया, बट हम लोग जो शेयर कैपिटल में डालेंगे वो सिर्फ हम लोग 12,000 का पैसा डाल पाएंगे, वो भी 30 रुपये करके। इसलिए यहाँ पे 3,60,000 से क्रेडिट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से गेम चेंज होगा। यहाँ से जो होगा इस एंट्री को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि जो आपका एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन जो था वो 1000 शेयर्स के लिए 30 रुपये करके आया हुआ था एक्सेसिव में, और वही एक्सेसिव अमाउंट यहाँ पर लिखा गया, बैंक अकाउंट के साथ उसे रिफंड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है बात शेयर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। और तो शेयर अलॉटमेंट में भी सबसे पहले ड्यू होगा, फिर पेमेंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ड्यू करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे, बस यही चलने वाला है। मैंने आपको बताया ना, स्टोरी समझ जाएंगे, स्टोरी लाइन समझ जाएंगे तो बहुत ही इजी गोइंग रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन। अब अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग को अलॉटमेंट करना है 12,000 शेयर्स का ही। 12,000 में अलॉटमेंट का प्राइस क्या था, अलॉटमेंट में हम लोग को 40 रुपये करके आने वाला था। तो 12 4 जा 48 मतलब 4,80,000 रुपये का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया हम लोगों ने। अब ये शेयर कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आया, अब इसको हम लोगों को बैंक अकाउंट में रिसीव करना है। अलॉटमेंट पर पैसा मिलने वाला है, 4,80,000 का पैसा रिसीव हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट कॉल जो था हमारा, फर्स्ट कॉल में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हाँ जैसा कि हमने बताया फर्स्ट कॉल से आपको 100 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉल से 100 पैसा का रिसीव अलॉटमेंट तक रिसीव हुआ, बट फर्स्ट कॉल में रिसीव नहीं होने लगा। दिस मीन्स कि यहाँ पर आपका कुछ पैसा ड्यू भी रहेगा। तो जो आपका ड्यू का होगा, वो जो एंट्री ड्यू का हम लोग पास कर रहे थे वो तो हम लोग नॉर्मल जितना का कर रहे थे उतना ही से करेंगे। दिस मीन्स कि 12,000 इंटू 10, क्योंकि 10 फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, तो फर्स्ट कॉल के अमाउंट को ले करके हम लोग 12,000 इंटू 10 करते हुए 1,20,000 तो निकाल लेंगे। बट क्या हमें पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ है? नहीं रिसीव हुआ है। तो जो 1,20,000 है उसमें से हम लोगों को कितना कम का रिसीव हुआ है, तो 100 शेयर्स पे 10 रुपया करके, दैट मीन्स कि 1,000 रुपया कम रिसीव हुआ है। अगर 1,000 रुपया हटा दिया जाए तो 1,19,000 का अमाउंट बचता है, जो कि यहाँ पर आपको एंट्री में मिल जाएगा। दिस मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हिसाब से आपको 1,19,000 रुपये का पैसा जो है बैंक अकाउंट से रिसीव होगा। ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये होपफुली आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये है आपका दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसको मैं थोड़ा पेंडिंग में डालते हुए आगे बढ़ूंगा। और अभी सबसे पहले एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इजी गोइंग रहे सबके लिए। फिर मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चंस मैं छोड़ देने वाला हूँ। मैं हर क्वेश्चंस को, मॉड्यूल के हर क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करके देने वाला हूँ। आपका सेकंड इलिस्ट्रेशन जो है उसमें बात किया गया है जुपिटर कंपनी लिमिटेड के बारे में। इश्यूज 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पेबल एट ₹3 ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसे मत भूलिएगा, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग नोटिंग करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था इशू कितना किया गया, 35,000। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट बनाने सीखिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 3 आ रहा था, 3 का बात करते हैं। अब यहाँ पर जो 3500 था वो 35,000 जो था, 35,000 के रिगार्डिंग देखा जाए तो किस तरीके से अमाउंट आ रहा है। 3 रुपये यहाँ पर आ रहा है, 3 रुपये के बाद आपका यहाँ पर 5 रुपया आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये का बाइफर्गेशन किया हुआ है। ये 5 रुपये का बाइफर्गेशन कुछ इस तरीके से है कि इसमें 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो ये जो 2 रुपये का प्रीमियम है, इसके बाद आपका फेस वैल्यू का कितना पैसा बचा हुआ है, तो फेस वैल्यू आपका टोटल 10 रुपया था और 5 रुपया यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो 3 रुपया उस हिसाब से फेस वैल्यू का ड्यू है। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल पैसा अभी आपको फेस वैल्यू का कितना रिसीव हुआ है, 2 रुपया तो प्रीमियम ही था, तो 2 रुपया प्रीमियम जो था वो तो यहाँ पे आपको मिल गया। उस हिसाब से 10 रुपये का आपको कितना पैसा रिसीव हुआ, 3 3 6 6, मतलब यहाँ पर 6 और 4 10।
दिस मीन्स कि फर्स्ट कॉल में आपको 4 रुपये और रिसीव होना बाकी था। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन में आपको आने वाला है 3 रुपया, अलॉटमेंट में आने वाला है 5 रुपया, जिसमें कि 3 रुपया प्लस 5 रुपया का बाइफर्गेशन होगा, ठीक है। और लास्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो होगा उसमें आपको 4 रुपये का अमाउंट रिसीव होगा। आइए अब जर्नल एंट्रीज को चेक करते हैं कि क्या सही है कि नहीं। सबसे पहले जो एंट्री आया वो आपका बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव होने का एंट्री आया, और वो रिसीव होने का जो एंट्री था वो पूरा 35,000 शेयर्स पर आया, और 35,000 शेयर्स पर आपको 3 रुपये करके पूरी रिसीव हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो 1,05,000 रुपये। अब जो ये एप्लीकेशन का अकाउंट था वो उसको क्लोज करने के लिए हम लोगों ने उसे डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके निकाला यहाँ से पैसा। अब इसके बाद देखा जाए तो इसे भी हम लोगों ने सेम अकाउंट से क्रेडिट किया, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजेक्शन का केस नहीं था, इस रीज़न से। अब आगे देखा जाए तो जो आपका एंट्री होगा फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा अलॉटमेंट करना और ड्यू करना। अलॉटमेंट करना, पहले ड्यू करना, फिर अलॉटमेंट करना, ड्यू करना, पेमेंट रिसीव करना, ड्यू करना, पेमेंट रिसीव करना। तो यहाँ ड्यू किया, यहाँ पेमेंट रिसीव किया, ठीक है। यहाँ ड्यू किया और यहाँ पेमेंट रिसीव किया, क्वेश्चन ख़त्म। अब आप आइए देखिए ड्यू किस तरीके से किया गया है। ड्यू जो हो रहा है, जो ड्यू किया जा रहा है वो शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया जा रहा है, शेयर कैपिटल को ड्यू किया, अभी इसको आप इग्नोर करें। शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जा रहा है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। थ्योरी का अगर आपने पोर्शन पढ़ा होगा तो थ्योरी में मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का जो पैसा होता है वो सिर्फ उसी के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जहाँ तक कि अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ही डालना है और शेयर कैपिटल में डालने की गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर पैसा निकल रहा होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे अगर निकल रहा है तो वो डायरेक्टली उनसे ही हटाना है, आपको कहीं और से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम से प्योरली सेपरेटली वर्क करता है, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये एंट्री किस तरीके से पास हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल ना बात किया गया था अलॉटमेंट में 5 रुपये रिसीव करने का, जिसमें कि बाइफर्गेशन कुछ इस तरीके से था 2 रुपये प्रीमियम का, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 35,000, ठीक है। अलॉटमेंट में अगर देखा जाए तो पैसा तो टोटल 5 रुपये करके ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपये करके अगर देखा जाए तो 5 रुपये के हिसाब से 1,75,000 रुपया आपको रिसीव हुआ होगा अकाउंट में। बट क्या ये पूरा का पूरा शेयर कैपिटल का है? नहीं, इसमें से कुछ पोर्शन जो होगा शेयर कैपिटल का होगा और कुछ पोर्शन जो होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का होगा। तो ये हमें जज करना होगा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का कितना है और शेयर कैपिटल का कितना है। अब आप खुद सोचिए 35,000 में से 3 रुपये करके जो पैसा आया होगा क्या वो शेयर कैपिटल को होगा? जी हाँ, जो कि होगा आपका 1,05,000। और दूसरा होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा, जो कि होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में भी 35,000 करके, बट यहाँ पर 2 ही रुपये करके आया होगा, जिसका अमाउंट होना चाहिए 70,000। तो क्या यहाँ पर 70,000 और 1,05,000 है? जी हाँ, टोटल मिला करके 1,75 का एंट्री पास हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा पूरा का पूरा 1,75 से, और जो आपका क्या अलॉटमेंट अकाउंट होगा वो ख़त्म होगा यहाँ से रिवर्स एंट्री पास करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ अकाउंट होता है ये सारा, तो इसीलिए इसे डेबिट करके ख़त्म किया जा रहा है। डेबिट जो था उसे क्रेडिट करके ख़त्म किया जा रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट और फाइनल कॉल में डिसाइडेड था कि 4 रुपये का जो ड्यू था वो आना वाला था, तो 35,000 करके 4 रुपये करके पैसा रिसीव होना था, जो कि यहाँ पे रिसीव किया गया है और उसी को फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू किया गया और यहाँ पर ड्यू करने के बाद बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो वीडियो है ये मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से जज करके पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक तरीके से काफ़ी हेल्पफुल वे में आगे आना चाहता हूँ। इसी रीज़न से मैंने इस तरीके की वीडियोज़ को इतने फास्ट वे में करते हुए क्लियर किया। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं वीडियो को, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इतना फास्ट में भी आपको दिक्कत आना चाहिए, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन जो है वो जो है डिस्कस कर रहा है Messrs Herbal Tea Plantations Limited registered share capital of 1 crore divided into equity shares of rupees 10 each. Company offered to public 50,000 equity shares at a premium of 20 rupees. सबसे पहले तो ये रजिस्टर किया गया है 1 करोड़ के कैपिटल से. दिस मीन्स यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल का बात किया जा रहा है. मैंने आपको बताया था अपने थ्योरी लेक्चर में, एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक होता है पेड अप कैपिटल. तो हमें ध्यान रखना है पेड अप कैपिटल का. पेड अप कैपिटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पर कंपनी को सब्सक्राइब करने के लिए बोला गया है 50,000. कंपनी ने इशू कितना किया है, 50,000 ही. तो 50,000 शेयर्स पे ही हम लोगों को काम करना है पूरा का पूरा. द कंपनी ऑफर्स टू पब्लिक 50,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर. जो प्रीमियम है वो प्रीमियम अमाउंट जो है 20 पर शेयर्स का है. द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज पेएबल एज फॉलोज. अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितना फेस वैल्यू है, ये बताया नहीं गया, तो ये आपको यहाँ पर अमाउंट जो है क्लियरली लिखा गया जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होगा. फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से निकलेगा. 25 रुपये एप्लीकेशन में मिल रहा है, 50 रुपये आपका अलॉटमेंट में मिल रहा है. बट अलॉटमेंट जो 50 रुपये है उसमें 20 रुपये प्रीमियम का भी है. दिस मीन्स कि फेस वैल्यू कितना होगा, 30 ही होगा. और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा वो फर्स्ट कॉल है वो 20 रुपये का है एंड 25 ऑफ फाइनल कॉल. 20 रुपये आपका फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल जो है 25 रुपये का है. अब मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा 100 का फेस वैल्यू निकल कर बाहर आया. दिस मीन्स कि जो शेयर्स इशू हो रहे हैं ये 100 पर हो रहे हैं, साथ ही साथ 20 रुपये का प्रीमियम लिया जा रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन वाज ऑन प्रोराटा बेसिस. यहाँ पर देखिए प्रोराटा बेसिस का बात क्यों किया गया है. मैंने इशू 75,000 का ही 50,000 का ही किया था, बट आपको रिसीव कितना हो गया, 75,000. ठीक है, अब ये जो अलॉटमेंट है यहाँ पर प्रोराटा का बेसिस आएगा. अब मैं आपको यहाँ से वर्किंग करने सिखाऊंगा कि किस तरीके से इजी वर्किंग कर सकते हैं आप. ठीक है, एग्ज़ाम्स में. और कोई यहाँ पर मैथमेटिक्स का खेल नहीं है भाइयों, मैं बता रहा हूँ. बहुत लोग डरते हैं इस चीज़ को सोच करके कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का खेल है, बट नॉर्मल सा लॉजिक लगाना है और आंसर्स आपके सामने होगा. आइए ये प्रोराटा वर्ड से बिना डरे हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्किंग अपना बढ़ाना पड़ेगा. वर्किंग के लिए जो एंट्री होगा कुछ इस तरीके से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा. इशू कितना किया गया था, 50,000. ठीक है, रिसीव कितना हुआ है, 75,000. ठीक है, अब आगे देखिए आपका जो प्राइस था वो कितना था, 100 प्लस 20 के प्रीमियम पे. आपका फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किस तरीके से रिसीव हुआ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. ठीक है, मैं ये आपको वर्किंग करने सिखा रहा हूँ. यहाँ पर आपको मिल रहा था 25 रुपये, यहाँ पे आपको टोटल में मिल रहा है 50 रुपये. बट मैं यहाँ पे 50 रुपये को 50 रुपये इस तरीके से नहीं लिखता हूँ. इसका रीज़न आपको बाद में इन फ्यूचर समझ में आएगा जब मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. तो ये हो गया प्रीमियम का पैसा. यहाँ पे फिर फर्स्ट कॉल 20 रुपये और फाइनल कॉल 25 रुपये. अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ तक का हम लोगों ने नोटिंग कर लिया है. एप्लीकेशंस वेर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वॉज ऑन प्रोराटा बेसिस. कांति बाई हु वॉज अलॉटेड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड नहीं अलॉटेड, ध्यान में रखेंगे. कोई कांति बाई है, उसे जितना अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट कितना हुआ, अलॉटमेंट वॉज ऑफ 50,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. दिस मीन्स कि जो उनका 55,000 शेयर्स था, 500 शेयर्स सॉरी, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो दिया बट अलॉटमेंट में आके वो फेल कर गई. ठीक है, ही ऑल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भी फेल हो गई. हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, और उनका शेयर्स यहीं पे फॉरफिट कर लिया है कंपनी ने. ठीक है, शीतल अ शेयर होल्डिंग ऑफ 200 शेयर्स. अब इसके बाद कोई शीतल आई, उन्होंने कितना अलॉटेड है, उन्हें कितना अलॉटेड है, उन्हें अलॉटेड है 200 शेयर्स. ये जो 200 शेयर्स हैं उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बट डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. उन्होंने भी फर्स्ट कॉल में पेमेंट नहीं किया. फाइनल कॉल वाज नॉट मेड येट.
अभी फाइनल कॉल तो किया ही नहीं गया है, इसको तो कोई बात ही नहीं है, इसका एंट्री ही हमें नहीं पास करना है। ठीक है, अब हम लोग के पास पूरा का पूरा वर्किंग नोट्स रेडी है। अब इस वर्किंग नोट्स के बेसिस पे हम लोग जो है अपना वर्क के लिए प्रोसीड करेंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं चीज़ों को ताकि आप लोगों को इजी जाए क्वेश्चन। बस इतना सा नोटिंग में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होने वाला है, बट कितना का पैसा रिसीव होने वाला है? क्या वो 50,000 के लिए रिसीव होगा या 75,000 के लिए? प्रैक्टिकली सोचिए, कंपनी ने तो इशू किया था 50,000, बट रिसीव कितना हुआ था? 75,000। तो बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा 75,000 के हिसाब से। 75,000 के हिसाब से कितना रुपये करके? 25 रुपये करके। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कैलकुलेशन तो ये इक्वल आ जाएगा 18,75,000 के आसपास, 18,75,000। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर एंट्री जो पास होगा वो शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो आया, अब ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कुछ इस तरीके से बाइफरगेट किया गया है कि जो हमारा पैसा होगा वो सिर्फ एप्लीकेशन का जो होगा वही अलॉटमेंट में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री एरर हुआ है, ये जो है यहाँ पे सेपरेटली लिखना चाहिए था। एक्चुअली में एंट्री कुछ इस तरीके से लिखना था इंस्टीट्यूट को, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। आपका जो एप्लीकेशन मनी था वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ पे। अब सेकेंड पार्ट, शेयर कैपिटल का पैसा कितना है? शेयर कैपिटल में तो आप सिर्फ 50,000 का पैसा डाल सकते हो ना। रीज़न बिंग कि आपने इशू तो 50,000 ही किया था, 25 रुपये करके, तो इसीलिए 50 रुपये करके 50,000 का 25 रुपये करके 12,50,000 को इसके शेयर कैपिटल के अकाउंट में गया। बट जो 6,25,000 एक्सेसिव था वो 6,25,000 का क्या, ये जो 6,25,000 था ये कहीं ना कहीं एडवांस हो गया, ये एडवांस आ गया। और ये एडवांस किस लिए आया होगा? एप्लीकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो एप्लीकेशन के बाद हम लोग करते हैं अलॉटमेंट, इसीलिए यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख करके यहाँ पर ये अमाउंट डाल दिया गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा इंस्टीट्यूट ने यहाँ क्या लिखने का कोशिश किया। एक्चुअली में ये एंट्री का एरर हो गया, इंस्टीट्यूट ने यहाँ से नीचे लिखने का कोशिश किया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आगे बढ़े हम लोग तो देख सकते हैं कि अब इसका अलॉटमेंट का बारी आया। अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट का था वो अलॉटमेंट के लिए ड्यू का एंट्री पास हुआ। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अलॉटमेंट में हमें कितना मिलने वाला था? अलॉटमेंट में हमें मिलने वाला था 30 और 20 करके। ठीक है, 30 रुपया यहाँ पर मिलने वाला था शेयर कैपिटल के अकाउंट के नाम पे, और जो 20 रुपया था वो प्रीमियम के नाम पे। टोटल हो गया 50 रुपया। बट कितना नंबर ऑफ शेयर्स के लिए? अलॉटमेंट तो सिर्फ 50,000 का होगा भैया, इसीलिए 50,000 के लिए यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट होगा। और यहीं पर जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि किस अमाउंट को कहाँ पे क्रेडिट किया जा रहा है, किस रीज़न से। अब सेम अलॉटमेंट का जो पैसा था वो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हुए हम लोग शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कॉल होगा वो फर्स्ट कॉल को देखते हैं। फर्स्ट कॉल जो आएगा वो फर्स्ट कॉल किस तरीके से हम लोग को रिसीव करना है? फर्स्ट कॉल को सबसे पहले पूरा का पूरा ड्यू करेंगे, दिस मीन्स कि 50,000 को रिसीव करेंगे। ठीक है, 50,000 शेयर्स के लिए रिसीव करेंगे। हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 20 करके, तो 50,000 शेयर्स पर 20 करके अगर देखा जाए तो 10 लाख रुपीज़ होता है जो कि हम लोगों ने ड्यू कर दिया। अब बात आएगी कि बैंक अकाउंट से कितना रिसीव होगा। बैंक अकाउंट से हमें रिसीव होगा सिर्फ और सिर्फ कुछ जो शेयर्स थे उनका पैसा छोड़ करके। दिस मीन्स कि आपको 5 और 2 700 शेयर्स के पैसे रिसीव नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो इन 700 शेयर्स का जो पैसा होगा उनका अमाउंट को हम लोग अरियर में डालेंगे। ये जो अरियर होगा वो कंपनी के लिए एक तरीके का करंट एसेट्स होता है, इसीलिए एसेट्स जब इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे डेबिट किया गया है। ठीक है, देखिए शेयर्स जो हमारे पास 50,000 थे, उन 50,000 में से
जो आपका 700 शेयर्स का पैसा नहीं आया, इसीलिए 49,300 शेयर्स के पैसे आए। ठीक है, अब ये 49,300 शेयर्स के जो पैसे आए हैं वो बैंक अकाउंट से आए, और बैंक अकाउंट से कितना रुपया करके आएगा, बैंक अकाउंट से आने वाला है आपको 20 रुपये करके। तो 20 रुपये करके बैंक अकाउंट से 49,300 का पैसा जो है रिसीव होगा। आपका कॉल्स इन एरियर में कितना जाना चाहिए, खुद डिसाइड करिए। 700 इंटू आपका जो पैसा था वो एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इश्यू आया है। हाँ, ये जो आपका पैसा था, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से अमाउंट आपका रिसीव हुआ है। ठीक है, ये जो 700 था, ये 700 का ड्यू जाएगा कॉल्स इन एरियर में, और जो आपका पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था वो ड्यू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बात कर लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के रिगार्डिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो आपका जो शेयर कैपिटल था, वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा गया, और फिर शेयर फॉर फीचर कर दिया गया। शेयर फॉर फीचर, दिस मीन्स कि जो आपका शेयर फॉर फीचर था वो करेंगे हम लोग। ठीक है, जो आपका पैसा था, दो तरीका का पैसा जो था वो रिसीव नहीं किया गया था। एक जो था अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं दे रहा था, और एक जो था आपका फर्स्ट कॉल से पैसा नहीं दे रहा था। इसलिए जो फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा था, जितना ड्यू था वो डाले, और फर्स्ट कॉल का जो पैसा था वो ड्यू डाले हम लोग। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। सो होपफुली आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग पार्ट में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे और क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में ना आपको फॉर फीचर का एंट्री सिखाया गया है कि किस तरीके से करना है फॉर फीचर का एंट्री। यहाँ पर पहले फॉर फीचर का एंट्री पढ़ लेते हैं एक बार। क्या जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जा कर के देखते हैं कि फॉर फीचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इशू किया गया था। 20 अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में, 30 अलॉटमेंट में, 20 फर्स्ट कॉल, 30 फाइनल ऑन सेकेंड कॉल, and final call on 10,000 shares were applied for and were allotted. All the money due were received except both the calls on 300 shares held by Supriya and the shares were forfeited. जर्नल एंट्री पास करना है। मतलब कि आपका 10,000 शेयर्स इशू किया गया था, 10,000 शेयर्स जो कि 100 ईच का है, जिसका कि पेमेंट जो था वो 20 करके रिसीव होने वाला था। बट जो एक सुप्रिया नाम की लड़की थी, उसने कंपनी का काट दिया, और काट करके 300 का जो शेयर्स था उस 300 में से रिसीव किया है सारे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बट यहाँ से अलॉटमेंट से उसका जो पैसा था अलॉटमेंट तक का आया, और उसके बाद से जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल था वो नहीं आया। अब इसका एंट्री क्या होगा, सिर्फ हम लोगों को फॉर फीचर्ड के बारे में देखना है। ठीक है, जब आप पैसा लाते हो तो आप एक एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ पे पहले एंट्री समझिए। ऑलरेडी एंट्री हुआ क्या होगा, तब आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जब सुप्रिया ने पैसा नहीं दिया होगा तो कुछ पैसा जो होगा वो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे पड़ा हुआ होगा। दिस मीन्स कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होकर के होगा। सुप्रिया का 300 शेयर्स है ना, 300 शेयर्स करके 20 ईच। दिस मीन्स कि 3 2 6, 6,000 शेयर्स का टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीक़ा से अभी इतना पैसा जो होगा वो उसका सुप्रिया का ड्यू होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू होगा। और उसी तरीके से फाइनल कॉल में अमाउंट बस चेंज हो जाएगा, 300 इंटू 30 हो जाएगा, और 3 3 9,000 जो होगा वो ड्यू होगा। इतना पैसा ड्यू होगा उसका। बाकी जो आ तो गया होगा बाकी सारा पैसा। तो अब देखिए किस तरीके से एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट जो हम लोग क्रेडिट करके बैठे हुए थे यहाँ पे,
इस कैपिटल अकाउंट को हम लोग को रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, उसका ओरिजिनल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, हम लोग उसको डेबिट करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग किए हैं यहाँ पर डेबिट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉल, जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया इसलिए सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया। और फॉर फीचर, ये जो फॉर फीचर अमाउंट है ये जो होता है एक तरीका का प्रॉफिट हो गया कंपनी को, क्योंकि कंपनी को ने तो एटलीस्ट ये दोनों पैसा जो था वो दोनों पैसा तो रिसीव किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तो पैसा रिसीव किया, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों पैसा को क्रेडिट में किया गया है। ठीक है, अब देखिए जब आप फॉरफिट करोगे तो 300 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो जिसका कि वैल्यूएशंस था 100 करके। ठीक है, दिस मीन्स कि 30,000 शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा होगा। फर्स्ट कॉल में आपका कितना ड्यू बाकी था उसके लिए 6,000 का, सेकंड कॉल में कितना ड्यू था 9,000 का। बाकी जो आपका पूरा का पूरा पैसा था वो रिसीव हो चुका था। दिस मीन्स कि 15,000 ऑलरेडी रिसीव था, 30,000 में से 15,000 रिसीव हो चुका था, 6,000 रुपया और बाकी था और 9,000 रुपया और बाकी था, जो कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के नाम पर ड्यू रखा हुआ था। इस तरीक़ा से हम लोग फॉरफीचर का एंट्री पास करते हैं। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ फॉरफीचर का एंट्री याद रखने का। ठीक है, कुछ तरीके जो ट्रिक होंगे वो मैं यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर बनाकर आता हूँ ताकि आप लोग का मेहनत रिड्यूस हो सके। ठीक है, यहाँ पर एंट्री याद रखने का ज़रूरत है ही नहीं आपको। जब भी फॉरफीचर का एंट्री आए तो याद रखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, आप क्रेडिट में लिख दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख दो। दो एंट्री समझ में आ गया। उसके बाद आप देखो कि आपका कौन कौन सा कॉल का पैसा नहीं आया है। मुझे फर्स्ट कॉल का नहीं आया था और सेकंड कॉल का नहीं आया था, उन दोनों को क्रेडिट में लिख दो। अब आप एक काम करो, सबसे पहले देख लो कि शेयर कितना नंबर ऑफ शेयर्स जो है फॉरफिट हो रहा है। जितना नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हो रहा होगा, जैसे हमारे केस में 300 शेयर्स फॉरफिट हो रहे थे, तो 300 शेयर्स कितना करके टोटल वैल्यू था 100 करके, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग इसको चेक कर सकते हैं और 3,000 को 30,000 बनाकर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखो कि शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा डालना होगा। शेयर फॉरफीचर में पैसा डालने से पहले आप देख लो कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कितना कितना पैसा आना था। अपने आप शेयर फॉरफीचर का अमाउंट 15,000 निकल करके आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करके दिखाया था कि 6,000 और 9,000 किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो वहाँ पर 6,000 और 9,000 जैसे ही डालेंगे तो ये दोनों मिला करके 15,000 हो गया और यहाँ 30,000 ऑलरेडी था, तो 15,000 में से 30,000 माइनस किया तो ऑलरेडी 15,000 का ड्यू दिखा। दिस मीन्स कि फॉरफीचर अकाउंट में जो होगा वो 15,000 का एंट्री पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हुए हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को गाइज मैंने पेंडिंग में रखा है, रीज़न बिंग कि ये पेंडिंग लायक क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन जब तक आप पूरा थ्योरी नहीं देख लेते हो, पूरा प्रैक्टिकल एक बार नहीं देख लेते हो, बाकी सब इस तरीके के लेंदी क्वेश्चंस को आप नहीं टैकल कर पाओगे। यही रीज़न है कि मैंने इन टाइप के क्वेश्चंस को अभी थोड़ा पेंडिंग में रखा है। ऊपर के 1-2 क्वेश्चंस को मैंने पेंडिंग में रखा है बस, बाकी सारा अभी तक मैंने कवर किया है। अब यहाँ पर बायबैक का टॉपिक है। बायबैक का जो भी जर्नल एंट्रीज होगा वो मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा आप लोगों को ही इसी रीज़न से। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पर बायबैक का ही टॉपिक ख़त्म हो रहा है। बायबैक का टॉपिक के बाद आपका आ गया ये बायबैक रूल्स के बारे में बताया। बायबैक रूल्स के बाद उनका एंट्री बताया गया है, ये भी पेंडिंग में आएगा क्योंकि ये बायबैक के रिगार्डिंग ही है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर बोनस इशू। बोनस इशू को भी हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं। बायबैक, बोनस इशू दोनों स्किप करते हुए और आगे बढ़ते हैं। इन दोनों टॉपिक को स्किप करने का मेरा रीज़न यही है गाइस कि आप लोगों को पहले एक टॉपिक का बेटर अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। शेयर्स वाले टॉपिक्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इस सेपरेट टॉपिक आइसोलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब ईसॉप के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो ईसॉप में भी हम लोग स्किप करते हुए पेंडिंग रखते हुए इसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ईसॉप्स का टॉपिक को भी पेंडिंग में रखा, स्वेट इक्विटी को भी पेंडिंग में रखा। अभी तक 4 टॉपिक जो ऐसे थे जो मैंने पेंडिंग में रखे हैं और 2 ऊपर के क्वेश्चंस उन्हें पेंडिंग में रखे हैं। बाकी सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम लोग पैसा ले रहे थे, अब हम लोग
पैसा वापस करने की बात करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह का। ठीक है, तो अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करने से पहले एक टॉपिक मैं आपको याद दिला दूं। जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस किया जाएगा, जितना भी पैसा वापस कर रहे होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक शेयर रिडम्पशन अकाउंट को क्रेडिट करना ही होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स को क्रेडिट करना ही होगा, कैपिटल रिजर्व्स में पैसा डालना ही होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब मैं आप लोगों को पहले इसका जर्नल एंट्री समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी आपका इशू होता है, जब भी रिडम्पशन होता है, तो रिडम्पशन पैसा आप किस तरीके से वापस करोगे? या तो अपने रिजर्व से वापस करोगे, या तो आप फ्रेश इशू करोगे, और या तो फिर रिजर्व्स को भी यूज़ करोगे और फ्रेश इशू का भी पैसा को यूज़ करोगे। यही 3 तरीका को हम लोगों को समझना है। जब आप रिजर्व से यूज़ करोगे तो रिजर्व से पैसा निकाल लेना, जब आप फ्रेश इशू से करोगे तो पहले पैसा मंगवा लेना बाकी दूसरे शेयर्स का और उसके बाद करना। और यहाँ पर अगर आपका रिजर्व्स और री इशू दोनों हो रहा होगा तो पहले आप रिजर्व से भी पैसा निकाल लेना और अपना री इशू भी कर लेना, उसके बाद फिर आप अपना रिडम्पशन का काम करना। हमेशा ध्यान रखें, पहले ये होगा काम, उसके बाद फिर हमें रिडम्पशन का काम पे उतरना है। ठीक है, क्योंकि पहले अकाउंट में पैसा तो जमा कर ले वापस करने के लिए, उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास हुई है। जर्नल एंट्री यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं दो, ये रिजर्व से पैसा ट्रांसफ़र होकर के किया गया है। जर्नल रिजर्व को यूज़ किया गया, प्रॉफिट और पीएल का पैसा को यूज़ किया गया। बैलेंस शीट में आपको 2-3 तरीके के रिजर्व्स दिखते हैं, वो अलग अलग टाइप के रिजर्व्स दिखते हैं। जो जनरल पर्पस का रिजर्व होता है उसे जनरल रिजर्व बोलते हैं, और ये जो पीएल का बैलेंस होता है, ये पीएल का बैलेंस जो आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है उसके बैलेंस को सेपरेटली अगर हम लोग रखते हैं तो वो भी पीएल का बैलेंस होता है। ठीक है, अगर वो क्रेडिट में होता है, हमारे बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तभी वो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर वो डेबिट में शो हो रहा है तो वो क्रेडिट में है। तो हम लोगों को डेबिट वाला यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्रेडिट वाला बैलेंस को ही यूज़ करना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग एक और चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा, रिडम्पशन के टाइम पे हम लोग डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स को भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टाइप का अकाउंट को यूज़ किया जा सकता है रिडम्पशन में, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट पीएल का पैसा और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये 1 नंबर में क्वेश्चंस में आ सकता है, छोटे से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया। ठीक है, अब एंट्री में आगे बढ़ते हैं। इन सब का जैसे भी जो भी होता है, रिजर्व का बैलेंस जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है। जब आप इससे पैसा निकालिएगा तो ये डेबिट बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हुआ है। ये तीनों को आप देख सकते हैं कि ये तीनों किस तरीके से डेबिट होकर के बैठा हुआ है। ये तीनों का तीनों अकाउंट जो है, ये तीनों का तीनों जो है डेबिट होकर के बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है ये क्रेडिट किया गया है। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी नॉमिनल वैल्यू का शेयर्स हम लोग रिडीम करने वाले होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में शेयर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, उतना पैसा उसमें डालना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पर एंट्री हो रहा है वो, इफ़ द करंट एसेट्स इज़ रियलाइज्ड टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर हमारा करंट अकाउंट बैंक जो होगा वो हमारे बैंक के थ्रू हो रहा होगा तो हम लोग ये एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट। मान लो हम लोग कोई एसेट्स को बेच करके, रियलाइज़ करके, और उसके बाद हम लोग पहले बैंक में पैसा मंगा रहे हैं, पहले एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेच करके पैसा मंगाया। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। एसेट्स को बेचने की वजह से ये जो एसेट था वो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट किया गया, और फिर एसेट्स के बिहाफ पे हमें जो बैंक में पैसा रिसीव हुआ, ये अभी हम लोग पैसा अरेंज कर रहे हैं ताकि रिडीम कर सके शेयर्स को। अब हम लोग यहाँ पे रिडम्पशन का एंट्री पढ़ते हैं। रिडम्पशन में भी क्या होगा, रिडम्पशन प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम पे क्रेडिट करना है। ये शेयर होल्डर के नाम पे क्रेडिट करने का मीनिंग मेरा ये है कि ये अब शेयर होल्डर के नाम पे ड्यू हो गया। अभी तक ये मेरे बैलेंस शीट में इस नाम से दिख रहा था, बट अब इसको हम लोग डेबिट करके ख़त्म कर रहे हैं और शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट जो होगा वो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होंगे वो क्रेडिट होंगे। मीन्स कि हमारे पास से एक लाइबिलिटी ख़त्म हुआ बैलेंस शीट से और दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट किया है हम लोगों ने। अब इनको पेमेंट करने की बारी आएगी। ठीक है, जब यहाँ पे पेमेंट करने की बारी आएगी तो इसी एंट्री को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से पैसा दिया जा रहा है और शेयर होल्डर्स के अकाउंट को
डेबिट करके ख़त्म किया जा रहा है। लाइबिलिटी बना हुआ था यहाँ पे, क्रिएटेड था, जिसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ द प्रेफरेंस शेयर्स इज रिडीम एट प्रीमियम, और इफ़ द प्रेफरेंस शेयर फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये जो दो एंट्री है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आइसोलेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इस यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जंप करवाया। अब मैं आपको वापस से इन टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ कि ये दोनों टॉपिक क्या कवर करता है। ठीक है, मेरा बचा ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम। जैसे हम लोग इशू करते टाइम बोलते हैं 100 रुपये का चीज़ मैं 100 रुपये में नहीं दूंगा, 120 में दूंगा। दिस मीन्स कि इशू हो रहा है प्रेफरेंस पर, प्रीमियम पर। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से जब रिडीम करते हैं, जब शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करते हैं, तो उस टाइम भी हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। और इस तरीके से काम करने का मतलब ये हुआ, जो 100 रुपये का हमें वापस करना था शेयर होल्डर को, वो 100 रुपये की जगह हम लोग 120 रुपये वापस करने वाले हैं शेयर होल्डर को। यही होता है प्रीमियम में रिडीम करना। ये मैंने टॉपिक का आपको आइडिया दे दिया। अब आप खुद बताओ कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होगा, उनका जो रिडीम हुआ होगा प्रेफरेंस शेयर्स, ये जो 20 रुपये जा रहा है, ये कंपनी अपने पॉकेट से दे रही है। ये कंपनी के लिए एक तरीका का लॉस बोल लो या फिर एक्सपेंसेस बोल लो। ठीक है, तो ये जो लॉस और एक्सपेंसेस होगा, ये इसका बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। अब आपको बैलेंस पता चल चुका है अकाउंट का, अब आपको बस अकाउंट का नाम जानना है। तो अकाउंट का नाम होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। ये डेबिट क्यों किया आपने रिलेट कर लिया। अब आप देखिए कि जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो सेम का सेम है। ये जो एंट्री था, ये जो एंट्री था वो सेम का सेम एंट्री, ये जो यहाँ का एंट्री था, ये जो यहाँ का एंट्री था, वो सेम का सेम एंट्री यहाँ भी हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए, जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग प्रीमियम, वो प्रीमियम किस तरीके से हम लोग रिडीम करेंगे। यहाँ पर जो रिडीम होगा प्रीमियम, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आ रहा है, अमाउंट ऑन प्रीमियम पेड। ठीक है, प्रीमियम जो पे कर रहे होंगे वहाँ का अमाउंट जो होगा हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से निकालेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम से, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का SPR का बात आएगा, वो SPR से ही खेला जाएगा। SPR सिर्फ अपना बैलेंस को डेबिट करता है, अपना बैलेंस को क्रेडिट करता है, बाकी उसको पूरा अकाउंटिंग में किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अपने हिसाब से अपना खुद आगे आया, और खुद आगे आकर के यहाँ पर पैसा दिया प्रीमियम वालों को। ये जो प्रीमियम का जो पैसा यहाँ पर आया था ना, ये जो प्रीमियम का पैसा जो यहाँ पर, 1 मिनट में इंक चेंज करके आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ये जो प्रीमियम का पैसा आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये SPR से आ रहा है, और ये SPR का पैसा इसीलिए यहाँ पर डेबिट करके इसको ख़त्म किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये हमारा जो टॉपिक है, ये प्रीमियम का रिडम्पशन के बारे में बात करता है, और ये रिडीम करने के लिए बात कर रहा है। अगर हम लोग एंट्री पढ़ते जाएंगे तो हम लोगों के लिए इजी रहेगा, इजी गोइंग रहेगा कि किस तरीके से हो रहा है पूरा का पूरा एंट्री। आइए अब लास्ट के टॉपिक्स जो कुछ बाकी है उन्हें कवर करके चैप्टर का शेयर कैपिटल वाला पोर्शन को जो है कंप्लीट करते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल वाले फर्स्ट लेक्चर को। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर ये है 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या टॉपिक कवर हो रहा है, हमारा जो शेयर कैपिटल था वो था हेलो लिमिटेड इशूज 2000 इक्विटी शेयर्स 10% redeemable preference shares of ₹100 each payable at a premium of 10%। ठीक है, repayable, ठीक है, at a premium of 10%। These shares are टू बी रिडीम आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। मैंने आपको बताया था 3 तरीके से रिडीम हो सकता है, तो यहाँ पर बता दिया कि रिजर्व से करना है। विच आर नॉट मोर देन द नेसेसरी रिक्वायर्ड फॉर रिजम्पशन, वो उतना है हमारे पास बैलेंस, ये बताना चाह रहा है ये लाइन। ठीक है, कंपनी के पास इतना फंड है कि उसको रिडीम कर सकती है। अब इसका जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जनरल रिजर्व से पैसा निकाल करके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा। कितना पैसा जाएगा? 20,000 का जाएगा, सॉरी 2,000 का जाएगा। कितना करके जाना चाहिए? 100 करके जाना चाहिए, क्योंकि 100 का शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं। तो 2 लाख शेयर्स का पैसा यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया, डेबिट किया गया और क्रेडिट किया गया। उसके बाद 100 का जो प्रीमियम 10%
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो था उसको डेबिट किया गया और शेयर होल्डर्स लोग को क्रेडिट किया गया। मतलब ये मेरे एंड से एक लाइबिलिटी को निकाला मैंने बैलेंस शीट से और दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट किया अपने बैलेंस शीट में शेयर होल्डर के नाम से, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये प्रीमियम पे हो रहा था, तो ये प्रीमियम पे होने के वजह से ये एंट्री बस बीच में आ गया और कुछ नहीं। बाकी अगर आप देखोगे तो ये 2 लाख रुपया का पूरा ही जो है ट्रांसफ़र हो रहा है और 2 लाख का 2 लाख हो ही रहा है। बट यहाँ पर जो 20,000 एक्सीडेड है, यहाँ पर जो 20,000 रुपया एक्सीडेड है वो इसका रीज़न है प्रीमियम। हम लोग शेयर होल्डर को प्रीमियम भी तो देने वाले हैं ना, तो शेयर होल्डर के नाम पे हम लोगों को प्रीमियम का भी तो पैसा चढ़ाना होगा ना। इसीलिए यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ाते हुए दिखाएं कि भाई मेरा जो 20,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग शेयर होल्डर को, इसलिए टोटल अब हो गया 2 लाख रुपया ओरिजिनल शेयर्स का और 20,000 रुपया प्रीमियम का, तो 2,20,000 रुपया शेयर होल्डर्स के नाम पे चढ़ा दिया। अब ये जो प्रीमियम वाला जो पैसा था, ये प्रीमियम का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो था वो 20,000 रुपया हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। वो दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ये एंट्री को आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब उसके बाद जो हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो थे उनको 2,20,000 का जो ड्यू था अमाउंट, वो हम लोगों ने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर ये जो हमने रिजर्व से अभी काम किया, अगर ये फ्रेश इशू से किया जाता तो क्या होता। तो फ्रेश इशू से मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर फ्रेश इशू होता है तो सबसे पहले आप फ्रेश इशू का पैसा को ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद ही कुछ देखिए। तो फ्रेश इशू करिए, उसके बाद फिर आप शुरू करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आपका बैंक अकाउंट था वहाँ से सबसे पहले मैंने फ्रेश इशू का पैसा मंगा लिया। उसके बाद जो फ्रेश इशू का पैसा मंगाया उसको अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में जैसे नॉर्मल एंट्री होता है वो नॉर्मल एंट्री पास की। उसके बाद हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स था उसे हमने रिडीम करने का प्रोसीजर शुरू किया। यहाँ से रिडम्पशन का एक्चुअल एंट्रीज पास हो रहा है। और ये जो एंट्री है ये कॉमन एंट्री है, ये हो गया इशू का एंट्री। मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। ये जो है इतना जो है आपका, एक मिनट, इतना जो है आपका इशू का एंट्री हो गया, इतना जो हो गया आपका रिडम्पशन का एंट्री हो गया। अब यहाँ पर जो और टॉपिक्स थे उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर कर लिया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। बाकी जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो 1-2 ही बचे हैं, 2 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से पेंडिंग है, और इसके अलावा बाकी सारा टॉपिक्स हम लोगों ने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि बाईबैक का बात किया था मैंने अभी, बाईबैक हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ईसॉप हो गया, और कोई शायद एक टॉपिक था वो भी, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स के जो जर्नल एंट्रीज़ होंगे वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऋतिक शर्मा। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं 2 वीडियो लेक्चर्स में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है कवर करने वाला था। आज का जो वीडियो था वो मैंने एक लेक्चर कवर कर लिया है, दूसरा लेक्चर बाकी है, और एक जो लेक्चर किया उसमें मैंने सारे शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो कि मॉड्यूल में अवेलेबल है। अब हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोगों को कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं और फिर हमारा ये चैप्टर होगा डन एंड डस्टेड। सो दोस्तों, दिस वाज ऋतिक शर्मा signing out for the day.